हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6th का आपका PT1 के लिए मैथ्स का पेपर। ठीक है, क्लास 6th का आज हम मैथ्स का पेपर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले सेक्शन ए करते हैं, जिसमें आपके MCQ होने वाले हैं, जो कि 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो चलिए पहले MCQ देखिएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको दे रखी है 3, 6, 11, 18, 27। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को आप करेक्ट आंसर कैसे निकालोगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस होती है उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ठीक है, +3 हो रहा है। अब सेकेंड और थर्ड में देखो तो यहाँ पे +5 हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। नेक्स्ट वाले में प्लस आपका 9 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में +9 हो रहा है। तो इस मतलब ये जो भी सीक्वेंस जनरेट हो रही है इसमें नेक्स्ट वाले, जैसे यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +5 था, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स 17 के बाद जो टर्म आएगा उसमें 11 ऐड होगा। ठीक है, 27 के बाद जो टर्म आएगा उसमें कितना ऐड होगा, 11 ऐड होगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करके देखो, 2 + 7 + 1 8 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और आपके लिए ये सॉल्यूशन भी बता दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एंगल मेजरिंग 135 डिग्री इज़ क्लासीफाइड एज एन। तो 135 डिग्री का जो एंगल है उसको किस नेम से क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चों 135 डिग्री का जो एंगल होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा के जितने भी एंगल होंगे वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो C है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे चारों डेफिनेशंस भी दे दी हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं बट 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल जो भी एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री इज द राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हो जाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं बट लेस देन 180 डिग्री। दैट मीन्स 90 डिग्री से बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं। तो 91 डिग्री से मान लो 90.1, 90.2, 90.5, यहाँ से 90 से ऊपर का जितना भी एंगल होगा 180 डिग्री से कम होगा, वो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उसके बाद जो 4th नंबर है वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो अच्छा, डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? तो ये 3 और 9 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर जो इनके हम सबका क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं इनका, और जो 3 और 9 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स वो नंबर इन सब से डिविजिबल, वो 3 और 9 से भी डिविजिबल है। मतलब 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + ये 10 होगा। दैट मीन्स अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इस वाले को ऐड करके देखते हैं। तो 5 + 1 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जब 9 इनका एडिशन आएगा दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 9 से भी डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इन दोनों की भी डिविजिबिलिटी आप ये एडिशन रूल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बार ग्राफ
if 1 unit length equals to 5 students, then how many units represent 35 स्टूडेंट। तो आपका एक बार ग्राफ है, बार ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, मैं बता देती हूँ। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, तो ये बार ग्राफ यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। अभी तो 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 5 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 5। अभी 35 स्टूडेंट्स कितने रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 7 यूनिट शुड बी देयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए सम यहाँ पे किया है मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कर रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर एंगल्स के बारे में बताया, स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो अभी इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 3 PM एंड 5 PM। तो यहाँ पे आप एक क्लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। जब क्लॉक में 3 ओ क्लॉक हो रखा होगा तो जो मिनट और आवर हैंड्स होंगे कुछ इस तरह से होंगे, दैट मीन्स इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जो एंगल है ये क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट होगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया, लेकिन अब मान लो 5 ओ क्लॉक में कैसे करेंगे। 5 ओ क्लॉक में ऐसे तो कर पाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करते हैं हम, जो क्लॉक होती है ये सर्कल वाली जो राउंड क्लॉक होती है, इसके जो 12 आवर की क्लॉक होती है, इसके जो एंगल्स होते हैं ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो दैट मीन्स अगर 360 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। दैट मीन्स इसका जो एक 1 मार्क है, ईच आवर है, 1 घंटा 30 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अभी यहाँ पर देखो, अब जो आर एंड है वो कहाँ पर होगा, 3 ओ क्लॉक में। मैं ये वाला तरीका भी आप लोगों के लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पे 12 होता है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1 2 3, इसके बीच में कितने आवर हो गए, 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए। दैट मीन्स एक हिस्सा जो ये वाला डिस्टेंस है ये 30 डिग्री है, तो ये तीनों डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, ये तीनों इनकी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री इंटू 3, दैट मीन्स 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री आंसर हो गया। ऐसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट ये वाला तरीका आपके लिए बेटर है क्योंकि इससे फिर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला देखो, 5 ओ क्लॉक। 5 ओ क्लॉक में क्या करोगे, 5 PM। तो अभी इसको देखो, अब 5 PM जब होगा तो आपका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर होगा, आवर हैंड कुछ इस तरह से होगा। अब कैसे करेंगे इसको देखो, तो यहाँ पर 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। मतलब 5 घंटे इसको चल के आना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी एक जो ये स्पेस है इसके हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 30 डिग्री निकाली थी। तो अभी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 150 आएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 डिग्री 5 PM में बनेगा एंगल जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है बेटा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ डॉट पैटर्न्स बिलो एंड फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन 5th स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉट पैटर्न दे रखा है। स्टेप 1 में क्या है, एक स्टेप 1 में 1 डॉट है, स्टेप 2 में 3 डॉट्स हो जाते हैं, स्टेप 3 में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 4 में ऐसे ही 10 हो जाते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को निकालोगे, इसको समझोगे,
तो क्या समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर्स नंबर हैं। अगर n नंबर ऑफ डॉट्स आप लोग करोगे तो देखिए फर्स्ट वाले जो स्टेप में 1 है, ठीक, सेकेंड वाले में कितना आया, सेकेंड वाले में 3 डॉट्स हो गए, दैट मीन्स 1 + 2। ट्रायंगुलर नंबर्स इस तरह से चलते हैं। अब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स थर्ड वाले में 6 हो जाएगा। अब ये जो सम आया है इस वाले सम को क्या करेंगे 6 में, और फोर्थ स्टेप है इसलिए 4 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। अब ये कितना आया है, 10 है, ठीक है, और फिफ्थ स्टेप है इसलिए 5 ऐड करेंगे, दैट मीन्स आंसर आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। वही मैंने आपका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर पैटर्न का एक यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी चेक वेदर 43,872 इज डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग स्टेप्स। तो ये 43,872 ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसके लास्ट में इवन डिजिट होती है, दैट मीन्स 2 है यहाँ पे, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अच्छा, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने ऊपर ही रूल बताया था आपको कि जितने भी डिजिट्स हैं उनको सबको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो 43,872 इनके सबके नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 24 आएगा, दैट मीन्स 24 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 24 मतलब ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा 6 से भी डिविजिबल है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 6। तो यू हैव टू शो योर स्टेप्स, तो मैंने स्टेप्स आप लोगों को ये यहाँ पर करके दिखाए हुए हैं। चलिए कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स रहते हैं आपके, 3 मार्क्स ईच होता है। स्टेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ओके, सो नाउ बेटा देखिए अभी यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर ट्री देख रहे हैं। तो फैक्टर ट्री ये मैंने आप लोगों का क्रिएट कर रखा है, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, 180 के फैक्टर हमें करने थे और फैक्टर ट्री मेथड जो था वो यूज़ करना था। अच्छा, अभी फर्स्ट स्टेप में देखो फैक्टर ट्री मेथड कुछ इस तरह से होगा, आपके क्लास में आपके स्कूल में हो सकता है कुछ डिफरेंट तरीका हो, बट ओवरऑल यही होता है कि सबसे पहले 180 को क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका ये इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 90 आएगा। फिर इसको अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया। उसके बाद 3 से जब 45 को डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और एट द एंड आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 5 आ जाएगा। दैट मीन्स उसके बाद जो आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए, ये तो आपका ट्री हो गया। अब फैक्टर कैसे निकालोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन रिजल्ट जो आपका आएगा वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 एंड × 3 एंड सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा, जब भी कोई नंबर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में रिपीट होता है तो हम उसे स्क्वायर में करके लिख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ये 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5। तो इस तरीके से आपका आंसर रिप्रेजेंट होगा, और ये फैक्टर ट्री मेथड है यहाँ पे, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो रिजल्ट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड sketch of line segment of length 6 cm at a point A. Construct an angle measuring 90 degree using a protractor and label it angle CA and B. तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स आपको दे रखे हैं। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट AB, तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट कर दोगे ड्रॉ, ये रहा AB, ये हो गया A एंड ये हो गया B, ठीक है।
प्लेस द, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट उसका प्रोटेक्टर का आप जब रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर का वो यहाँ पे आएगा। और एंगल कितने का ड्रॉ करना है, एंगल आपको ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, तो वो सीधा सीधा राइट एंगल ऐसे बनेगा। और एंगल की जो लेबलिंग करनी है, एंगल CAB, तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना कि CAB ये कैसे बना, जो बीच वाला होता है, यहाँ पर देखो A बीच में है, जो मिडिल टर्म होता है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये AB हो गया, ये आपका लाइन थी, और यहाँ पे ये C हो गया, ये राइट एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जो एंगल आपका बना CAB, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको स्टेप्स लिख रखे हैं, लिख दिए मैंने आपकी सुविधा के लिए। और जो इस एंगल बन के तैयार होगा, जो ड्रॉ होगा, वो ये रहा, वो आप अपने आप भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टैली मार्क टेबल रिप्रेजेंट द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ 20 क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो बेटा एक किसी क्लास में के 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स आर देयर, 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, और 6 स्टूडेंट के हिसाब से ये टैली मार्क्स हमें दे रखे हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइकिंग एप्पल, तो देयर आर 6 स्टूडेंट। बनाना लाइक्स 10 स्टूडेंट, ठीक है। 4 ये वर्टिकल लाइन्स है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मीन्स 4 + 1 5 एंड 1 इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। सेकेंड वाले में 4 + 1 दैट मीन्स 10, 2 टाइम्स है। मैंगो 4 टाइम्स, तो ये 20 स्टूडेंट्स हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज़ बनाना, तो बनाना कितने स्टूडेंट ने चूज़ किया, तो 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट हो गए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नाउ विच फ्रूट इज़ द लीस्ट पॉपुलर, लीस्ट पॉपुलर मतलब सबसे कम बच्चे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टैली मार्क्स देखो 4 स्टूडेंट बनाना यूज़ कर रहे हैं, तो 4 स्टूडेंट मैंगो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो। What is the difference between the number of student who like banana and apple? बनाना 10 लाइक करते हैं, 6 एप्पल लाइक करते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्व क्वेश्चन आई हैव गिवन इन अ नीट प्रॉपर वे, सो दैट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ अभी अगले प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं होता है, LCM होता है, तो मल्टीपल होगा बेटा, ठीक है, ऑफ 24, 36 एंड 60। तो सबसे पहले अगर हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है, कुछ भी निकालना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड आपको पता ही है, 24 के जो फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, ये देखो 2 × 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 का क्यूब एंड 3 पावर 1। तो 3 की पावर 1 जब होती है तो हम उसको 1 को पावर को नहीं लिखते हैं, अगर 1 से ज़्यादा होती है देन वी राइट द पावर। 36 का क्या फैक्टर हो जाएगा, 36 फैक्टर 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, दीज आर द फैक्टर्स। 60 का जो फैक्टर्स होंगे 2 स्क्वायर 3 × 5, ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स। अभी क्या करना है हमें, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट HCF दैट मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालते हैं हम, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दैट मीन्स लोएस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर। लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन तीनों में हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर 2 है। अब दोनों में पावर हमें कितनी कॉमन मिल रही है, दैट मीन्स इसमें 2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 पावर 3 है, 2 क्यूब है, दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 2 स्क्वायर मिलेगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन मिला, हमें 2 स्क्वायर कॉमन मिला, ठीक है। अब दूसरा वाला कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3
अब यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो, लेकिन हमें 3 स्क्वायर लेना नहीं है, जो तीनों में कॉमन होगा हम वो लेंगे, तो यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, द 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 3 मतलब 12। 12 क्या हो गया, इसका HCF हो गया इन तीनों नंबर्स का। HCF क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सो आई हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑल्सो, यहाँ पर भी दे रखा है। अभी LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCM कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या था, 2 का क्यूब था, 2 क्यूब, तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या था, 3 था। 3 का हाईएस्ट पावर क्या था, 3 स्क्वायर था, और 5 जो था 5 की पावर 1 था। अब वो इन तीनों नंबर्स में 24, 36 और 60 में कॉमन नहीं था, बट वी विल राइट। अब इन क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। दैट मीन्स 2 क्यूब क्या हो जाता है, ये 8 हो जाता है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 ही रहेगा। 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 360। 360 विल बी द LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, सॉल्यूशन इज हेयर, तो आप सॉल्यूशन भी इससे समझ सकते हो। वैसे मैंने सारे स्टेप्स आपको करके दिखाए हैं। नाउ वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे मैंने ये ट्रिक दे रखी है, आप इसको भी करके देख सकते हो। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ड्यूरिंग समर रीडिंग ड्राइव। तो यहाँ पे एक तरफ 2 कॉलम है, यहाँ पर मंथ दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स दे रखा है। अप्रैल में 15 रीड किए, मई में 25 किए, जून में 10 किए, जुलाई में 30 किए। ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द डेटा यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 बुक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रीड, what is the total number of books read across the 4 months। तो बेटा लास्ट वाले 2 क्वेश्चन पहले हम करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बी और सी अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो देखो बी वाला देखो, इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रीड, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है 30। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रीड इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो दिस इज द आंसर। What is the total number of books read across the 4 month। अभी टोटल नंबर बताना है हमें, कितना साल भर में पढ़ा गया, तो वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप इन सबको टोटल करके। तो लेट्स ऐड इट, 5 + 5 0 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, 80। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड अक्रॉस द 4 मंथ दैट इज 80 बुक्स। ठीक है, तो ये 2 आपके आंसर निकल गए, लास्ट वाले बी और सी। अभी हम क्या करते हैं, अपना बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने अभी आपको ऊपर पीछे बताया भी था कि इधर ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, और ये वाला एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, या आपके लिए मैंने एक नीटली ड्रॉ कर रखा है, अभी इसको समझा देती हूँ पहले। तो अप्रैल मंथ सबसे पहले ये मार्किंग कर दीजिए, अप्रैल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मार्किंग ऐसे करिए, ये अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, और जुलाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा स्पेस है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या मार्क कर दिए हैं, हमने मंथ्स मार्क कर दिए हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग करेंगे नंबर ऑफ बुक्स रीड, और 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 हमें ये वाला स्केल लेना था। दैट मीन्स जो हमारा 1 बार होगा ये क्या हो जाएगा, ये 5 यूनिट का हो जाएगा। दैट मीन्स ये 0 है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और फिर 20 हो जाएगा। इस तरीके से ये स्केल आगे बढ़ेगी। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ कर रखा है, 5 10 15 20 एंड 30। तो अप्रैल मंथ में कितना बुक्स पढ़ी गई थी, अप्रैल मंथ में बेटा आपकी जो नंबर ऑफ बुक्स रीड हैं टोटल
15 बुक्स हैं, तो 15 बुक्स आप कैसे मार्क करोगे, क्योंकि ये जो 1 स्पेस है दिस इज़ फॉर 5 बुक्स और 2 स्पेस फॉर 10 बुक्स एंड 3 फॉर 15 बुक्स, तो ये बार आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सेम विल बी डन फॉर मंथ ऑफ मे में 25 रीड किए गए तो ये 5 बॉक्सेस आप बना दोगे। उसके बाद जून आया, जून में कितने रीड किए गए, 10 करे गए, दैट मीन्स 5 + 5 10, ये आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। और जुलाई में सबसे ज़्यादा था 30, तो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल ड्रॉ दिस चार्ट, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो बी और सी क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व किए थे, ये उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इसको करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ड्यूरिंग मैथमेटिक्स एक्टिविटी इन KVS, राहुल लेड आउट टूथपिक्स टू क्रिएट ज्योमेट्रिक बॉर्डर पैटर्न्स। फॉर 1 स्क्वायर ही यूज्ड 4 टूथपिक्स, क्योंकि उसमें 4 आर्म्स होती हैं, देन 4 टूथपिक्स लगेंगी, दैट्स ओके। फॉर 2 joint square he used 7 toothpicks. For 3 joint squares he used 10 toothpicks. Write general rule formula for the number of toothpicks required to make n square. तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ से आप एक पैटर्न कर रहे हो। 1 के लिए हाउ मेनी रिक्वायर्ड, 1 के लिए 4 रिक्वायर्ड, ठीक है। 2 के लिए 7 रिक्वायर्ड एंड 3 के लिए 10 रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। द जनरल रूल और फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टूथपिक्स रिक्वायर्ड टू मेक n स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा है। आपका जो जनरल रूल हम बनाएंगे कि व्हेन वी ऐड न्यू स्क्वायर, तो हमें कितनी टूथपेस्ट और टूथपिक्स और एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, 3 टूथपिक्स एक्स्ट्रा चाहिए होती है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 1 = 3, नाउ 2 = 7, 3 = 10, ठीक है। अब अगर नीचे 4 आएगा 4, तो 4 में कितना चाहिए होगा, 4 = 13, हर बार 3 एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 में 4 चाहिए होता है बेटा, इसको करेक्ट करिएगा, 1 के लिए 4 चाहिए होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ। 3 × 1 = 4, ठीक है। 3 × 1 + 1 = 4। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है, इसको देखिए थोड़ा नीटली आप लोगों को दिखाई देगा। 1 स्क्वायर 3 × 1 + 1 = 4, ठीक है, ये हो गया। अभी 2 स्क्वायर के लिए 3 एक्स्ट्रा चाहिए हैं, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 + 1 जो है ये कॉमन रहेगा और 3 कॉमन रहेगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से अगर ये समझें कि अगर मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ 3n + 1, तो हेयर द नंबर ऑफ n, इफ़ वी विल चेंज द नंबर ऑफ n, देन वी कैन कैलकुलेट कि हाउ मेनी स्टिक्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, 3 × मान लो मेरे को 9 स्क्वायर्स बनाने हैं, 3 × 9 + 1, तो 3 × 9 = 27 + 1, दैट मीन्स 28। तो 9 स्क्वायर्स बनाने के लिए मुझे कितनी टूथपिक्स चाहिए, 28 टूथपिक्स चाहिए। सो दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला टू मेक स्क्वायर्स, ठीक है। और इसमें व्हाट इज़ द n, n इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर, n इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, हाउ मेनी टूथपिक्स विल राहुल नीड टू मेक 8 joint squares। तो व्हाट द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड, 3n + 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स 8 × 3 + 1, मतलब जो आंसर आएगा दैट विल बी 25। दैट मीन्स
8 स्क्वायर्स बनाने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ टूथपिक्स चाहिए? 25 चाहिए, ठीक। इफ राहुल हैज़ 31 टूथपिक्स, हाउ मेनी जॉइंट स्क्वायर कैन बी बिल्ट इन टोटल, ठीक है। तो अगर राहुल के पास 31 स्टिक्स हैं तो राहुल कितने स्क्वायर्स बना सकता है? अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए। अब वो ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूला से ही ड्राइव होगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करके दिया है बिल्कुल नीटली, ये आप यहाँ से समझ सकते हो जो मैंने अभी करके दिखाया है, ठीक है। अभी 31 टूथपिक्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ? 31 टूथपिक्स होने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझो, 31 टूथपिक्स का मतलब जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये था 3n+1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टूथपिक्स, ठीक है। अच्छा, अभी हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं हमें नहीं पता, बट व्हाट आई नो कि 31 टूथपिक्स है, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3n इक्वल्स जो ये 1 है इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 30 आ जाएगा, और इसको डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये 10 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 10, दिस इज द आंसर। राहुल कैन बिल्ड 10 जॉइंट स्क्वायर्स, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये जो मैथ्स का पेपर है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ में आया है। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आपके, और भी कोई फ्रेंड सर्कल ग्रुप होंगे तो उसमें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी। अगले किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।